ओके बेटा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के लिए आपको ये फिगर समझना होगा। अब देखिए इस फिगर में क्या क्या है एक बार समझ लेते हैं। एक वैक्यूम चैम्बर लिखा हुआ है, ये देखिए मेटल का सरफेस है जहां से आके लाइट देखिए स्ट्राइक कर रही है। ये देखिए यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन के निकलने को रीड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। यहाँ देखिए एमीटर लगा हुआ है, ये बैटरी लगी हुई है। अब क्या होता है कि जब किसी मेटल के सरफेस से कोई लाइट आके स्ट्राइक करती है, कोई लाइट आके टकराती है, और वो लाइट अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की होती है। सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर लाइट मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकती। हर लाइट, हर फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर रही थी। मतलब यहाँ पे जो मेटल लिया हुआ है, अगर सपोज करिए कि यहाँ पे हम पोटेशियम मेटल लेके कर रहे होते, पोटेशियम मेटल लिया हुआ है, तो पोटेशियम मेटल पे जब ये देखिए रेड लाइट आके स्ट्राइक की, रेड लाइट यहाँ से गिराई गई इस पे, जिसकी फ्रीक्वेंसी 4.3 टू 4.6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज थी। तो देखा गया कि इस रेड लाइट की इस फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट नहीं हो रहा था, कोई भी इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से इजेक्ट नहीं कर रहा था। फिर देखा गया कि जब दूसरी लाइट गिराई गई, येलो लाइट आई। आपने कल पढ़ा था कि पहले जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट होती थी आयरन को हीट करने के बाद जो निकली हुई थी, उसमें कौन सी थी? रेड थी। फिर कौन सी थी? येलो थी। फिर जब येलो लाइट को स्ट्राइक किया गया मेटल के सरफेस से, पोटेशियम से, पर्टिकुलर पोटेशियम की बात कर रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 5.1 टू 5.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज थी। जब ये वाली लाइट मेटल के सरफेस से स्ट्राइक की तो देखा गया कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है क्योंकि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड थी, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड थी पोटेशियम के सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने के लिए, उसकी वैल्यू क्या थी? 5.0 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज थी। और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड होती है मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इजेक्ट करने के लिए, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी इसकी बात करेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगा क्या होता है। पहले एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे पोटेशियम को लेके करके दिखा रहे हैं कि इसमें क्या बातें बताई गई थी। इस फिगर से, इस एक्सपेरिमेंट से क्या बातें पता चलेंगी। यानी यहाँ पे ये बताया गया कि हर लाइट, हर फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकती। एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी जो हर मेटल के लिए अलग अलग होगी। क्यों ये फ्रीक्वेंसी की लाइट क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी, क्यों हर मेटल के साथ अलग अलग हो रहा है? जब मेटल की बात करोगे या किसी एटम की बात करोगे तो आपने पढ़ा है कि एटम में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, और उसके बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या काम करता है? अट्रैक्शन काम करता है। ठीक है ना बेटा? एटम में एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, एक नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होता है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से आप बाहर निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। मतलब जितना अट्रैक्शन लगा है, जैसे हमने इसको पकड़ा है, जितने अट्रैक्शन से पकड़ा है, इससे ज्यादा एनर्जी जब आप लगाओगे तो यहां से निकलेगा। समझ गए बात ना? इसी अट्रैक्शन की वजह से हमें यहाँ पे देखिए एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट की नीड हो रही है हर मेटल में अलग अलग, क्योंकि ये अट्रैक्शन हर मेटल में अलग अलग होगा। जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, वो आपने पढ़ा था कि कैसे अट्रैक्शन बढ़ता है, कैसे अट्रैक्शन कम होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे, हर मेटल में। आप जानते हो हर एटम में, इसको अपने 10th क्लास में पढ़ा था। थोड़ा सा आ रहा है बेटा यहाँ तक? हैदर, यहाँ तक समझ में आ रही है बेटा बात कि हमें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक अट्रैक्शन काम करता है इसके बीच में, मेटल के किसी भी एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से हमें एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट की नीड होती है। हमने पोटेशियम के केस में देखा कि ये रेड लाइट की ये वाली फ्रीक्वेंसी, रेड लाइट की इस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे हैं। हम रेड लाइट की ब्राइटनेस को कितना भी बढ़ाएं, मतलब इस फ्रीक्वेंसी की लाइट की ब्राइटनेस को कितना भी बढ़ाएं, इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ाएं हम रेड लाइट की, लेकिन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुए। लेकिन जैसे ही हमने येलो लाइट इस पे स्ट्राइक की, उसकी ब्राइटनेस कम ही थी, इंटेंसिटी कम, वीक इंटेंसिटी की येलो लाइट जैसे ही स्ट्राइक की इस फ्रीक्वेंसी की,
जिसकी फ्रीक्वेंसी येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी होती है, तो अगर इसकी एक वीक इंटेंसिटी की लाइट भी येलो कलर की यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है तो देखा कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। वो क्या कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन आप देख रहे हो कि रेड कलर की लाइट की ब्राइटनेस को बढ़ा के हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है। आ गया बेटा समझ में बात? अब बात करते हैं पर्टिकुलरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ये तो हम बात कर रहे थे कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में कैसे होता है। जैसे आपने पढ़ा था, वेव नेचर में पढ़ा था आपने कि अगर हम एनर्जी को बढ़ाते जाएं तो ब्राइटनेस कलर की बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी कलर की बढ़ जाएगी, कलर और डार्क होता जाएगा और डार्क होता जाएगा। ये पढ़ा था वहां पे। लेकिन यहाँ देख रहे थे, फिर हमने जब पार्टिकल नेचर पढ़ा तो वहां पे हमने पढ़ा था कि डिफरेंट कलर इमिट हो रहे थे, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के कलर इमिट हो रहे थे। ये हमने पढ़ा था। मतलब यहाँ पे पार्टिकल नेचर में हमने पढ़ा था कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और उसी की बात यहाँ पे हो रही है कि जब हम एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, ब्राइटनेस बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है पर्टिकुलरली? मान लीजिए एक मेटल का सरफेस है, ये तो हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा कि नहीं होगा, उस यहाँ पे एमीटर वगैरह लगा कीजिए। अब बात करते हैं एक पर्टिकुलरली किसी मेटल की। मान लीजिए कोई मेटल है और इससे ऐसे कोई लाइट आके देखिए स्ट्राइक कर रही है, ये लाइट है, इंसिडेंट लाइट है ये। अब आप जानते हैं कि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने वो बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो अब क्या हुआ कि अगर ये लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की है इस मेटल के लिए, तो क्या होगा कि यहाँ से जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल सरफेस पे वो इजेक्ट होंगे। इजेक्ट का मतलब होता है कि सरफेस से ठीक ऊपर आना, मतलब ऐसे सरफेस से ये ऐसे ऊपर हो जाना, सरफेस से इजेक्ट होना। और फिर इजेक्शन के बाद क्या होता है, इसको नीड होती है यहाँ से निकलने की, यहाँ से मूव करने की, और मूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी। तो आप जानते ही हो कि मूव करने के लिए यहाँ से इस सरफेस को छोड़ के जाने के लिए जो एनर्जी नीडेड होगी उसे क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या बात हम बता रहे हैं। एकदम बेहद आसान तरीके से समझ में आ जाएगी बात। पहले इतनी बात समझ लें कि जो यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करा रहे हैं वो इस मेटल के लिए अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट है, जैसा कि अभी एग्जांपल में हमने बताया, अगर वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा, और रिजेक्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा। और इलेक्ट्रॉन जब इस सरफेस को छोड़ के जा रहा होगा तो जितनी एनर्जी उसको मूव करने के लिए रिक्वायर्ड होगी वो उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो दो बातें हैं कि ये जो टोटल एनर्जी जो आई वो दो पार्ट में डिसोसिएट हो गई। पहला तो इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, बाहर लाने में, और दूसरा इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में एनर्जी खर्च होती है उसे कहते हैं वर्क फंक्शन, और जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब टोटल एनर्जी दो पार्ट में कंज्यूम होती है, पहली तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना, दूसरा इलेक्ट्रॉन को मूव कराना। ओके बेटा, मतलब टोटल जो एनर्जी होती है, जो स्ट्राइकिंग लाइट की एनर्जी होती है, वो टोटल टू पार्ट में कंज्यूम होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, दूसरा इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में। तो इजेक्ट करने में जितनी फ्रीक्वेंसी लगती है उसे हम कहते हैं, जैसे E इज इक्वल टू आपने पढ़ा है क्या होता है? एच न्यू होता है। तो इस न्यू का जितना फ्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में लगता है उसे हम कहते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यू नॉट, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यही बात हम कह रहे थे कि ये जो वैल्यू लिखी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। ओके बेटा, एंड W naught is equal to H nu naught. H nu naught means H is a Planck's constant. W naught is a work function. H is a Planck constant and nu naught is a threshold frequency. This is called work function. And nu naught is called threshold frequency. Okay बेटा, हैदर बेटा यहाँ तक बात समझ में आई क्या? अभी इसको एक ऐसा सिंपल सा एग्जांपल लेंगे कि
पूरी बात एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन पहले जो फेनोमेना है उसको थोड़ी सी समझ लेते हैं हम लोग। आ रहा है हैदर बेटा? आ रहा है बेटा? सर एक क्वेश्चन, हाँ बोलो बेटा बोलो, क्वेश्चन पूछो। और एक बच्चा जुड़ा हुआ है वो भी बता दे, जो बच्चे जुड़े हुए हैं सब बताएं। हाँ बेटा बताओ, हैदर बताओ, आप अपने क्वेश्चन पूछो। सर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए मेटल कुछ नेचर होता है। आपने पढ़ा है बेटा ना कि इलेक्ट्रॉन जैसे जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। अब आपने पढ़ा है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते थे तो क्या होता है कि जैसे जैसे अट्रैक्शन कम होता जाता है, जैसे जैसे ये अट्रैक्शन कम होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो जाता है। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो आपने पढ़ा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो आप देख रहे हैं कि बॉटम में जाने पे क्या आ रहा है, सीजियम आ रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना यहाँ पे मुश्किल होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है टॉप टू बॉटम जाने पे जो एटॉमिक साइज होता है क्या होता है बेटा, इंक्रीज कर जाता है। और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस से सेल की डिस्टेंस क्या होगी, वैलेंस सेल की बढ़ जाएगी और अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन कम होता जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना इजी होता जाता है। आगे बात समझ में? हैदर आया बेटा समझ में? आ रहा है? ओके बेटा। ओके, हम एक एग्जांपल की बात कर रहे थे कि एक एग्जांपल बताएंगे, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। वो एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बात आपको बताई कि जो ये टोटल एनर्जी होती है स्ट्राइकिंग लाइट की, वो टू पार्ट में कंज्यूम होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में और दूसरा इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप मार्केट जा रहे हैं, मान लीजिए कि हैदर जो है मार्केट गए और मार्केट जाते समय आप 500 रुपीज जो है अपने पर्स में रख के अपनी जेब में रख लिए। 500 रुपीज आपने अपनी जेब में रखा, ये अपने पॉकेट में आपने रख लिया। ओके बेटा, अपनी पॉकेट में आपने क्या किया, 500 रुपीज अपनी पॉकेट में रख लिया। अब क्या हुआ कि जब आप ये पैसा रख रहे थे तभी आपको किसी ने देख लिया और आपके पीछे लग गया पैसा लेने के लिए। एक जेब कतरा जिसे कहते हैं, अब एक जेब कतरा आपके पीछे लग गया, ये जेब काटना चाहता है। तो जेब कतरे का सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम जेब कतरे का क्या है कि वो आपकी जेब को काट के 500 रुपए को जेब से बाहर निकाले। क्या यही काम है उसका? जेब कतरे का पहला काम क्या है कि इस 500 रुपए को आपकी जेब से बाहर निकाल ले, चाहे जेब काट के निकाल ले, चाहे ऐसे ही निकाल ले, कैसे भी करके, चाहे आपको मार पीट के निकाल ले, लेकिन वो क्या करे, वो आपकी जेब से 500 रुपए को बाहर निकाले पहले। क्या यही काम है उसका पहला? हैदर ये समझ रहे हो बेटा? मतलब जेब कतरे का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि वो आपकी जेब से 500 रुपए को बाहर निकाले। उस इंपॉर्टेंट काम के लिए उसने जितनी एनर्जी अपनी खर्च करेगा, जितनी टोटल एनर्जी उसकी होगी जेब कतरे की, उसका कुछ फ्रैक्शन उस जेब से पैसे को निकालने में खर्च करना पड़ेगा। और जितनी एनर्जी खर्च करेगा, जितना वर्क करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। देखो इसीलिए नाम दिया है वर्क फंक्शन। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है उसका जेब कतरे का, 500 रुपए को जेब से इजेक्ट करना। आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना, 500 रुपए को जेब से बाहर ले आना। जैसे ही पैसा जेब कतरा बाहर निकाल पाएगा आपकी जेब से, क्या करेगा जेब कतरा, जैसे ही आपकी जेब से पैसा निकाल पाएगा क्या करेगा बेटा, क्या करेगा बोलो, क्या क्या करेगा, भगेगा। तो पहला काम था कि इस जेब से 500 रुपीज को बाहर ले आना। बाहर लाने के लिए जितनी एनर्जी उसने लगाई उसे क्या बोल रहे हैं, वर्क फंक्शन। और इसके बाद क्या किया कि जो टोटल एनर्जी उस जेब कतरे के पास रही होगी उसका एक पार्ट उसने कंज्यूम कर दिया किसमें, 500 रुपीज को बाहर लाने में। और जो बची हुई एनर्जी होगी उसको यूज करके वो तुरंत वहां से भाग जाएगा, तुरंत भागेगा। और भागने में जो एनर्जी लगाएगा उसे क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी उस जेब कतरे की दो पार्ट में खर्च होगी, एक वर्क फंक्शन में और दूसरी काइनेटिक एनर्जी में। क्या ये बात समझ गए बेटा आप? क्या ये बात समझ गए? उस जेब कत्ते के पास जो टोटल एनर्जी थी उसे हम ई कह रहे थे, उसने एक पार्ट क्या किया, जेब से पैसे को निकालने में खर्च किया, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। एंड दूसरा पार्ट क्या किया, भागने में खर्च किया, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके बेटा, तो यही फार्मूला है जो इसमें आएगा। हमने कहा था कि ये टोटल एनर्जी जो स्ट्राइकिंग फोटोन की थी
वो टोटल एनर्जी 2 पार्ट में कंज्यूम हो रही है। एक तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, पैसे को बाहर निकालने में, दूसरा लेके वहां से मूव करा देने में। तो टोटल एनर्जी 2 पार्ट में कंज्यूम हुई। उस 2 पार्ट में कंज्यूम होने के लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला लिख दे रहे हैं, E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके बेटा, प्लस काइनेटिक एनर्जी। W naught is called work function, and nu naught is called threshold frequency. Threshold frequency means the minimum frequency below which the photoelectric effect is not observed. जिसके नीचे photoelectric effect observe नहीं होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? threshold frequency कहते हैं। और ये जो टोटल h nu आया है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। ओके बेटा, अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर डेफिनेशन लिखना हो, अब पूरी बात समझ गए होंगे तो ये बेहद आसान हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर डेफिनेशन लिखना है तो वहां पे आप क्या बोलेंगे कि व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, टीएफ क्या है? टीएफ बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, टीएफ इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। Threshold frequency is a minimum frequency below which the photoelectric effect is not observed. ओके बेटा, अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन कैसे लिख पाएंगे। अभी आपने पूरी बात समझ ली होगी। आपने देखा कि जब कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल के सरफेस से स्ट्राइक करती है तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से इजेक्ट होता है उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। एंड दिस फेनोमेना, इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पूरी डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। फोटो व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज स्ट्राइक्स ऑन अ मेटल सरफेस, then the electrons are ejected, then the electrons are ejected, the ejected electrons are called photoelectron. This electron is called photoelectron, photoelectrons, and this phenomena is called photoelectric effect. आ गया बेटा? क्या डेफिनेशन लिख पाएंगे बेटा आप? हैदर बेटा अब आ गया, डेफिनेशन लिख लेंगे पूरी आप। When a light of suitable frequency is strikes on a metal surface, the electrons are ejected. The ejected electrons are called photoelectron, and this phenomena is called photoelectric effect. ओके बेटा, आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत है? इतना समझ में आ गया पूरी बात? ठीक है, यही एग्जांपल अगर याद रहेगा तो सारा कुछ इसी एग्जांपल में ही है इसका। अब इसका एक न्यूमेरिकल भी आपको लगाना है एक्सरसाइज से। इसी फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स लगेंगे। E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर वहां पे डेफिनेशन टीएफ, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, ओके बेटा फिर से बता दे रहे हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कहीं लिख देते हैं। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which the minimum frequency, या ऐसे लिखिए, the minimum frequency which is required to eject the electron, which is required to eject the electrons are known as threshold frequency. Okay beta, the minimum frequency which is required to eject the electrons from metal surface is known as threshold frequency. ओके बेटा, आ गया बेटा? अब आ गया। अब हमें लग रहा है आप समझ गए होंगे अच्छे से।